नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, जैसा हमने कहा था कि बहुत जल्द आपकी हिंदी की एक सीरीज को यहाँ पे शुरू करेंगे जिससे आपकी हिंदी भी और मजबूत यहाँ पर हो सके। हमारे उत्तराखंड जीके और जो आपका जीके जीएस वाला सेक्शन है, दोनों के प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पर आते रहते हैं। उनकी क्लासेस हम यहाँ पर करते रहते हैं। दोनों में हमारी 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लगा चुके हैं, जिसमें जीएस वाली सीरीज में हम जीके के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेंटर के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं, और एक सीरीज के अंदर उत्तराखंड जीके के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। आज से हम हिंदी की यहां पर एक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज में आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ उत्तराखंड में पूछे गए, बल्कि जो आपके अलग अलग स्टेट्स के जहां जहां पर हिंदी पूछी गई है, हिंदी के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो सब आपको इस सीरीज के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज में हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और इन क्वेश्चंस को हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं देखेंगे। इन क्वेश्चंस को इनसे जुड़े हुए जो जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, हिंदी के जो आपके नियम होंगे, उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके हिंदी के रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी क्लियर होते रहेंगे। और आपको आइडिया भी होता रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के माध्यम से कि किस किस टाइप के क्वेश्चन, किस टॉपिक से, किस डीप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विशेषण को लेकर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार हर सेक्शन के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, चाहे वो व्याकरण वाला सेक्शन हो, शब्द भंडार वाला हो, इसके अलावा आपका पत्र लेखन हो, साहित्य लेखन हो, उन सभी क्वेश्चंस को इस सीरीज के माध्यम से यहां पर कवर करेंगे। आज हमारी ये हिंदी की पहली क्लास है। जैसे जैसे इस सीरीज हमारी आगे बढ़ेगी, हिंदी का भी आपका एक क्वेश्चन बैंक यहां पर बनेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जैसे आपका जीएस में बना है टॉप जीके एमसीक्यू वाली सीरीज से, उत्तराखंड एमसीक्यू वाली सीरीज से, और अब हम हिंदी पर यहां पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। जल्द उत्तराखंड की डिटेल्ड क्लास को यहां पर शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम कोई भी वाक्य लिख रहे होते हैं और कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो थोड़ा सा कठिन है, या जिसका अर्थ हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसको हमको वहां पर स्पष्ट करना होता है, तो उस चीज को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई भी वाक्य लिखें कि लता मंगेशकर को भारत कोकिला, और ब्रैकेट में लिख देंगे मीठा गाने वाली, इस प्रकार कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, और जो मुश्किल शब्द है उनके अर्थ को ब्रैकेट्स में यहां पर बता दिया जाता है। तो कोष्टक का इस्तेमाल होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सीता गीता से सुंदर है वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारकों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। कारकों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8 हमारे पास कारक होते हैं, और जो कारक चिन्ह होते हैं उनको परसर्ग भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया है। ठीक है, इनको परसर्ग भी कहते हैं कारकों को, और विभक्ति चिन्ह के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर हम प्रश्न में आए, सीता गीता से सुंदर है, यहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अपादान कारक को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको यहीं पर याद कर लीजिए। देखिए, जिस भी वाक्य में दो वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही हो, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ उसकी समानता दर्शाई जा रही हो, अलगाव का भाव हो, या डर दिखाया जा रहा हो एक वस्तु का दूसरी से, वहां पर आपका हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे अलगाव में बात करें तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का भाव आ रहा है, तो जहां पर भी अलगाव का भाव आएगा, तुलना करने का आएगा, समानता की बात होगी, या डर की बात होगी, भय की बात होगी। जैसा आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था कि सीता कुत्ते से डरती है, यहां पर कौन सा कारक है। तो जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से डर रही है, वहां पर भी आपका हमेशा अपादान कारक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विशेष्य शब्द क्या होता है। देखिए, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट होते, एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण।
विशेषण क्या होता है? विशेषण आप सभी जानते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहा जाता है, यानी ये और कुछ नहीं होता, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। तो वे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई गई है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इनमें से आपको बताना है संज्ञा और सर्वनाम कौन सी है। सुंदर, लंबा, लघु, ये सब क्या है? ये आपके विशेषण हैं। आपका ललित यहां पर एक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य कुछ नहीं, संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए, हमने जैसे कहा ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पेपर में भी आया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएसआई 2021 में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस टाइप के और कितना डीप में क्वेश्चन आ रहा है। ये आपके विशेषण से क्वेश्चन आया है। देखिए, जैसा हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, विशेष्य और विशेषण दो होते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य आपके संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और दूसरा होता है आपका विशेषण। इनका प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक में संज्ञा के साथ विशेषण आपका आता है और एक में क्रिया के साथ आता है, यानी एक में संज्ञा से पहले आएगा और एक में संज्ञा के बाद क्रिया से पहले आएगा। तो जहां पर संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषण का इस्तेमाल होता है वो आपका विशेष्य विशेषण कहलाता है, और जहां पर क्रिया से पहले विशेषण का इस्तेमाल होता है वो आपका विधेय विशेषण कहलाता है। अब देखिए, यहां पर है मेरा लड़का आलसी है। तो यहां पर लड़का क्या है? आपका संज्ञा हो गया, आलसी इसके बाद आया है। तो यहां पर क्रिया क्या है? सहायक क्रिया है। तो क्रिया से पहले और संज्ञा के बाद आपका विशेषण आया है। इसी प्रकार मेरा घोड़ा काला है। तो यहां पर घोड़ा आपका संज्ञा हो गया, सहायक क्रिया है। तो संज्ञा के बाद अगर आपका विशेषण आ रहा है तो वो आपका विधेय विशेषण कहलाता है। संज्ञा से पहले आ रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं वह घोड़ा काला है, तो यहां पर है मेरा घोड़ा काला है, वह घोड़ा काला है। घोड़े के बाद आ रहा है विशेषण, तो आपका वो हो जाएगा विधेय विशेषण। और अगर मैं कहूं मेरा काला घोड़ा है, तब आपका वो क्या हो जाएगा? विशेष्य विशेषण यहां पर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपका विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण कभी भी गलत नहीं होगा। विधेय विशेषण यानी जो विशेषण होगा संज्ञा के बाद आएगा, क्रिया से पहले आएगा। यहां पर बात करें, यह संसार, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो यहां पर विशेषता बता दी है मिथ्या, और यह संज्ञा के बाद आ रहा है और इधर आपकी क्रिया लगी हुई है। आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य कहते हैं कि वह बालक चतुर है, तो यहां पर बालक है और उसकी जो विशेषता है, विशेषण है, वो उसके बाद आ रहा है। तो ये कौन सा वाला विशेषण हो गया? विधेय विशेषण। और अगर मैं कहूं वह चतुर बालक है, यहां पर पहले आ गया तो वो आपका विशेष्य विशेषण हो जाएगा। यही इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? तो कर्म वाच्य यानी जहां पर कर्म की प्रधानता होती है कि काम क्या हुआ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, दोनों में कर्ता प्रमुख है कि श्याम ये करेगा, श्याम वो करेगा। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, यहां पर भी कर्ता महत्वपूर्ण है, श्याम ने काम किया। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, जहां पर कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या काम किया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वाच्य को लेकर क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। यहां पर दो हमारे शब्द हैं, एक है नाम बोधक क्रिया, एक है नाम धातु क्रिया। दोनों अलग अलग हैं। दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वो क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हमारे पास संज्ञा है हाथ, हाथ से बन जाती है आपकी क्रिया हथियाना, तो हथियाना क्रिया क्या हो गई आपकी? नाम धातु क्रिया। और वो क्रिया जो संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया लगाने से जुड़ती है उसको निर्माण होता है, वो आपकी नाम बोधक क्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास एक शब्द है विनाश करना, तो विनाश यहां पर संज्ञा है, करना यहां पर क्या हो जाएगा? क्रिया। तो संज्ञा और क्रिया के जुड़ने से जो क्रिया बनती है, विनाश करना भी क्या है? एक क्रिया है, वह आपकी नाम बोधक कहलाएगी। तो संज्ञा या विशेषण से जो बनती है वो आपकी नाम धातु
और संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो क्रिया बनती है वो आपकी नाम बोधक। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या पूछा, आपको पूछा है संज्ञा या विशेषण से जो बनती है उसे कहते हैं नाम धातु, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया वो होती है जब दो अलग अलग क्रियाओं के जोड़ने से एक क्रिया आपकी बनती है, वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हमने लिखा पढ़ने लगा, तो ये क्रिया है, पढ़ने लगा, पढ़ना भी अपने में एक क्रिया है, लगा ये भी अपने में क्रिया है। दो क्रियाओं के मिलने से जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया। संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया लगने से जो क्रिया बनती है नाम बोधक क्रिया, और संज्ञा विशेषण का इस्तेमाल करके जो क्रिया बनती है नाम धातु क्रिया। ये तीनों पूछे जाते हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। हमारी जो व्याकरण की डिटेल सीरीज है ऑलरेडी हमने कवर करी थी, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसके अलावा जो आपके व्याकरण के विभिन्न टॉपिक हैं, चाहे वो अलंकार है, आपके वाच्य हैं, अव्यय हैं, विराम चिन्ह हैं, उन सबको कवर किया था। वर्णमाला को भी हमने डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपका हिंदी में कोई सेक्शन कमज़ोर है तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में वहाँ पर समझाया था। इसके अलावा साहित्य की क्लासेस भी हमारी कंप्लीट हैं, जो आपके 23 लेखक सिलेबस में दिए गए हैं, जो यूके SSS का जनरल सिलेबस है, उनके ऊपर भी 2 अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं। एक में हमने गद्य खंड के सारे लेखकों को कवर किया है, एक में पद खंड के सभी लेखकों को देखा है, उनको भी डिटेल में आप वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज का हमारा जो मेन मकसद है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, कोशिश करेंगे इसी सीरीज के माध्यम से आपके उनको और ज्यादा मजबूत किया जाए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई पोर्शन वीक है तो आप उसकी डिटेल क्लास प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया भी क्रिया का ही एक पार्ट है और बहुत बार ये पेपर में आती है। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे इसमें से किस में पूर्वकालिक क्रिया लगी हुई है। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कोई कर्ता यानी क्रिया को करने वाला कोई काम खत्म करता है और काम खत्म करने के तुरंत बाद वो कोई दूसरा काम करने लगता है, तो एक क्रिया उसने करी और तुरंत बाद वो दूसरी क्रिया करने लगा, तो जो उसने क्रिया पहले खत्म करी है उसे ही कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। परिभाषा देखें तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू करता है, तो जो पहली क्रिया समाप्त हुई है उसे पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें, वह नहाकर पढ़ेगा, तो वो पहले नहाएगा उसके बाद पढ़ेगा, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी में पूर्वकालिक क्रिया का यहां पर प्रयोग हुआ है। यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है आपकी नहाकर, क्योंकि यहां पर 2 क्रियाएं हैं, एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया होगी, तो जो पहली वाली क्रिया है वो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम और उदाहरण को देखें, मैं अभी सोकर उठा हूं, तो पहली क्रिया है सोकर और अब उठा हूं, तो सोने वाली जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। वह दूध पीकर सो गया, तो उसने अभी क्रिया कौन सी करी है, सोने की, उससे पहले उसने क्या करा, दूध पीने की, तो पीकर वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। आई होप पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन के माध्यम से आपका कोष्टक वाला जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग देख लिया, कहां पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमने विधेय विशेषण और विशिष्ट विशेषण के बारे में उसके कॉन्सेप्ट को यहां पर क्लियर किया। अपादान कारक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल उसको यहां पर क्लियर किया, और 3 क्रियाओं के बारे में हमने जाना, नाम बोधक, नाम धातु, संयुक्त, और अब हमने पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया एक ही वीडियो के अंदर। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य की बात करें, जिन शब्दों से हमें या क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य के अंदर प्रमुख कौन है, कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है, वो आपका वाच्य कहलाता है। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कृतवाच्य जैसे बच्चे खेलते हैं, वह खाता है, पत्र लिखता है, ये यहां पर क्या है, करने वाला प्रमुख है। पत्र लिखा गया, उनसे खेला गया, ये आपका क्या हो जाएंगे, कर्मवाच्य। और उनसे चला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, यहां पर क्या हो जाएगा, भाव, जहां पर फीलिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है,
किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? काल को लेकर पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब आपसे अलग अलग आने लगे हैं। सामान्य भूत बताइए, संदिग्ध भूत बताइए। इसी प्रकार भूतकाल का एक और टाइप है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि भूतकाल में दो क्रियाएं होनी थी जिसमें दूसरी क्रिया पहली क्रिया के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें होता है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। यहां पर अगर देखें किसमें यह इस्तेमाल हुआ है हेतु हेतु मद भूतकाल का? गुरुजी आएंगे तो अध्ययन होगा, यह भविष्य की बात कर रहा है, तो यहां पर हेतु हेतु मद भविष्यकाल का इस्तेमाल हुआ है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, यहां पर न होती तक होगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल की बात है कि अगर पहली वाली क्रिया सावधानी बरती होती तो दूसरी क्रिया पर यहां पर असर पड़ता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो हेतु हेतु मद भूतकाल भी आपका क्लियर हो गया कि जब पास्ट में दो क्रियाएं होने वाली हों और एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ में अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो आपके होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं और कई बार दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बता देते हैं। जैसे एक शब्द है, बहुत बार आपसे ये वाक्य पेपर में आया है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो बिक रही है यहां पर क्रिया है, कैसे बिक रही है? धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ यहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक और आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? देखिए, कोई शब्द जब हम ऐसे स्वतंत्र उसको इस्तेमाल करते हैं उसे शब्द कहा जाता है। जब इसी शब्द को किसी वाक्य में इस्तेमाल कर लेते हैं तब इसे पद कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यान का मूल नाम क्या था? यह क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा जा चुका है और आपके जो 23 लेखक हैं उनमें भी नाम है राहुल सांकृत्यान का। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, इनके नाम उपनाम सब आते हैं। राहुल सांकृत्यान की बात करें, इनका जन्म 1893 में यूपी के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम केदार पांडे है, इनका मूल नाम केदार पांडे था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इनको राहुल सांकृत्यान को महापंडित भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, इनमें से किसे महापंडित कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इनका मूल नाम केदार पांडे या केदारनाथ पांडे था। 1930 में ये श्रीलंका में गए और वहां पर जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इनका नाम राहुल सांकृत्यान हो गया। हो सकता है पूछ ले जिस हिसाब से अब डिटेल क्वेश्चन बन रहे हैं कि इन्होंने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया, 1930 में श्रीलंका में। इनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हम हिंदी के विभिन्न काल को पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक है आपका आदिकाल। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल उसे केदार पांडे ने कहा, यानी राहुल सांकृत्यान ने कहा। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने करी है? राहुल सांकृत्यान ने करी है। ठीक है, 1958 में इनको मध्य एशिया का इतिहास जो इनकी रचना है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये हिंदी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जैसे आप टॉप जीके वाली सीरीज में करते हैं, उत्तराखंड वाली में करते हैं, वन लाइनर में क्वेश्चन को लिखें और नीचे इन फैक्टों को लिख लीजिए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के हैं और यह फैक्ट आप यहीं पर लिखेंगे, रिवीजन में आपको मदद मिलेगा। तो साहित्य अकादमी इनको 1958 में मिला, मध्य एशिया का इतिहास इनकी रचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो पत्र लिखने वाला होता है उसे प्रेषक कहा जाता है, पत्र को भेजना उसे प्रेषण कहा जाता है, और जिसको पत्र भेजा जाता है यानी पत्र को प्राप्त करने वाला उसे प्रेषिती कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह भी आपका बहुत बार रिपीटेड हुआ है। बादल शब्द, बादल के अगर हम पर्यायवाची शब्दों की बात करें, जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है, नीरद इसी का पर्यायवाची शब्द है, इसके अलावा एक है जलधर इसी का पर्यायवाची शब्द है, एक है आपका पयोद इसी का है और एक है आपका वारिद।
तो देखिए बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो वारिद होता है, वारिधि नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वारिधि होता है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। बादल का वारिद होता है, समुद्र का वारिधि होता है। ज्यादातर एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको देते हैं बार बार, क्योंकि आपको वारिद और वारिधि में वो कंफ्यूज यहां पर कर पाए। इसके अलावा एक और है वारिधर, ये भी बादल का होता है। तो वारिद या वारिधर बादल का है, वारिधि समुद्र का है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था? तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है और यह कहा था श्याम सुंदर दास ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कबीर को लेकर के 3 व्यक्तियों ने यहां पर प्रमुख उनके बारे में कुछ कथन कहे हैं जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं। पहला, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? हमने कहा श्याम सुंदर दास ने। दूसरा, कबीर की भाषा को शतुक्कड़ी भाषा किसने कहा? यह कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इन तीनों को याद करेंगे। पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास, शतुक्कड़ी भाषा, रामचंद्र शुक्ल और कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो भक्तिन, पहला क्वेश्चन तो यह हो गया किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक पेपर में इसी वर्ष आपसे उत्तराखंड में पूछा गया कि जो भक्तिन रचना है महादेवी वर्मा की, इसके मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो इसमें जो मुख्य पात्र है उनका नाम है लक्ष्मिन, जिनको लक्ष्मी भी लिखा गया है। तो लक्ष्मी या लक्ष्मिन इसका मुख्य पात्र है, इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा गया है, विधा भी पूछी गई है और इसका मुख्य पात्र भी पूछा गया है। महादेवी वर्मा का जन्म भी पूछा गया और जन्म स्थान भी पूछा गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में यूपी के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। तो हिंदी के मंदिर की सरस्वती भी इन्हीं को कहा था, किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। जब ये केवल 8 साल की थी तो इन्होंने कविता लिखी, 12 मासा नामक कविता। क्वेश्चन आता है 12 मासा कविता किसकी है? इन्हीं की कविता है। ठीक है, 1956 में इनको पद्म भूषण दिया गया, 1988 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और 1982 में इनकी रचना यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा करी गई है जो एक कृष्ण काव्य है, यानी कृष्ण भगवान को समर्पित है? सही आंसर है कृष्ण गीतावली। ये वाली भी बहुत बार आई है, क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो सूरदास के द्वारा करी गई हैं। तुलसीदास जी के द्वारा ज्यादातर रचनाएं भगवान राम के ऊपर करी गई हैं, लेकिन कृष्ण गीतावली जो रचना है या किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इनकी सबसे फेमस रचना है रामचरितमानस। ये भी पेपर में पूछी जाती है। इसका तो वर्ष पूछा जाता है, किस वर्ष लिखी गई? 1574 में अकबर के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान उन्होंने इसकी रचना करी। ठीक है, नेक्स्ट है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो देखिए, भ्रमर गीत की बात करें, इसके रचयिता हैं सूरदास। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सूरदास की ज्यादा रचनाएं नहीं है इंपॉर्टेंट जो आपसे पेपर में आती है, 4 आपको यहां पर याद कर लेनी है। एक है आपकी सूर सागर, किसकी रचना है? सूरदास की। एक है आपकी सुर सावली, किसकी रचना है? सूरदास की। एक है साहित्य लहरी और एक है आपकी भ्रमर गीत। बस इन 4 को याद कर लीजिए। अभी हाल ही में आपसे भ्रमर गीत पूछा गया था, उसके अलावा एक पेपर में साहित्य लहरी पूछी गई और यही 4 रचनाएं इनकी रिपीट होती हैं। ठीक है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। कुकुरमुत्ता किसकी काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। छायावाद के 4 जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिसमें आपके निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा शामिल हैं, उन्हीं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। इनको छायावाद का महेश कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 1961 में प्रयागराज में होती है। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या है? निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इसको भी ध्यान रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था और इन्हीं को महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कौन सी पत्रिका है? यह है आपकी मतवाला। जो मतवाला पत्रिका है 1924 में आई थी और इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन आया है कि मतवाला पत्रिका का संबंध किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का हिंदी का वीडियो जिसमें हमने हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर देखा, व्याकरण के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों को क्लियर किया, पत्र लेखन के हमने सवाल देखे और आपका जो लेखक परिचय है वहां के भी हमने यहां पर प्रश्नों को देखा। सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। हमने कोशिश करी उनको डिटेल में देखें, जो कॉन्सेप्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर फैक्ट आपको लिंक करके मैं यहां पर बता सकूं, उसका हमने यहां पर पूरा प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इसके अलावा जो हमारी हिंदी की एक सीरीज हमने शुरू करी थी जिसमें हम MCQ के रूप में टॉपिक वाइज हिंदी को कवर कर रहे थे, हिंदी भाषा का विकास, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, उसके MCQ हमने कर लिए थे। लगभग 200 के करीब हमने MCQs पूरे टॉपिक से देखे थे। वो सीरीज भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, रेगुलर बेस पर आपको उसकी क्लासेस मिलती रहेंगी। अगला जो वीडियो होगा MCQ वाइज, जिसमें हम पूरी हिंदी को कवर करेंगे, वहां से भी आपको और फायदा होगा, आपकी हिंदी और ज्यादा मजबूत होगी। अगला वीडियो हमारा वर्णमाला के ऊपर होगा जब उस सीरीज का यहां पर नंबर आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।